नमस्कार। कार्यक्रम हमारे मेहमान में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराते हैं जिन्होंने अपनी लगन से, अपनी मेहनत से अपने कार्य क्षेत्र में कोई खास मुकाम हासिल किया है। अगर उन्होंने नौकरी की है तो नौकरी पूरी निष्ठा से की है, व्यापार किया है तो समाज का लाभ सर्वोपरि रखा है, और अगर उन्होंने सेवा का क्षेत्र चुना है तो पूरे समर्पण भाव से वहाँ काम किया है। हमारे आज के कार्यक्रम में दो मेहमान हैं और ये दोनों मेहमान शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। इन दोनों मेहमानों की विशेषता ये है कि इन्हें इनके श्रेष्ठ शिक्षकीय कार्य के लिए राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाएं। हमारी पहली मेहमान हैं श्रीमती पूर्णिमा सरोज जी। नमस्कार विपिन जी। नमस्कार। नमस्कार दर्शक। पूर्णिमा जी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेलवे कॉलोनी जगदलपुर में विज्ञान विषय की व्याख्याता के रूप में पदस्थ हैं और वर्तमान में बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर के प्रभारी प्राचार्य भी हैं। हमारे आज के कार्यक्रम में हमारे दूसरे मेहमान हैं श्री रमेश उपाध्याय जी। आप शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आसना में हिंदी विषय के व्याख्याता के पद पर पदस्थ हैं। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पूर्णिमा जी, सबसे पहला प्रश्न आपसे। जी बिल्कुल। और वो प्रश्न ये कि अगर हम शिक्षा का महत्व जानना चाहें जीवन में क्या है तो किन शब्दों में आप कहेंगी? शिक्षा का तो अनमोल है, शिक्षा का महत्व जी। और बिना शिक्षा के हम किसी भी प्रकार के विकास की कल्पना ही नहीं कर सकते। जी। तो यदि बच्चों के विषय में आप कहेंगे तो उनके लिए शिक्षा जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ इसलिए है क्योंकि शिक्षा से उनका संपूर्ण विकास निर्भर करता है। जी। शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और समाज के प्रति उनका व्यवहार, यानी नैतिक शिक्षा भी उन्हें शिक्षा से मिलती है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सर्वांगीण विकास कह सकते हैं बच्चों का। जी। तो जीवन में शिक्षा जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। बड़ी महत्वपूर्ण। रमेश जी, आप क्या कहेंगे कि अगर हम जानना चाहें कि एक व्यक्ति हो या समाज हो या फिर हम राष्ट्र की बात करें तो ये कहा जाता है कि इनका अगर विकास करना है तो उसका आधार शिक्षा ही है। क्या भूमिका है शिक्षा की? शिक्षा की राष्ट्र के निर्माण में, व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति के निर्माण में जी। शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है, अत्यंत महत्व है। शिक्षा से ही हम एक दिशा प्राप्त कर सकते हैं। जी। और शिक्षा से ही, जैसा कहते हैं ना, शिक्षा ही इंसान को महत्वपूर्ण बनाती है जी। या महान बनाती है। जी। जितने भी महान व्यक्ति हैं अच्छे कार्य करने के लिए, वे सभी शिक्षा के थ्रू ही गए हैं। जी। अभी आप देख लीजिए, चंद्रयान का जो प्रक्षेपण हुआ है, जी हाँ, वो शिक्षा के द्वारा ही शिक्षित हुए, वैज्ञानिक बने और उन्होंने आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की कि हम विश्व के पटल पर भारत आज सबसे पहले स्थान पर आ गया है। जी। तो शिक्षा जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाली और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये आप शिक्षित हों, पढ़ें, यही शिक्षा नहीं है। ये किसी भी क्षेत्र में शिक्षा हो सकती है। अगर आप किसी कार्य को कुशलतापूर्वक करते हैं वो भी शिक्षा है। तो हम शिक्षा केवल अध्ययन से, अध्यापन से जोड़कर नहीं देख सकते। मतलब जो विद्यालयीन पाठ्यक्रम है केवल उसी तक सीमित नहीं है। सीमित शिक्षा नहीं है। जी वो बिल्कुल। पूरे हर क्षेत्र में। जी। और बड़े विशाल, उसको तो आप कहीं बांध ही नहीं सकते, इतनी बड़ी शिक्षा होती है। जी हाँ। अच्छा, एक विद्यार्थी के जीवन में जी। कहते हैं कि शिक्षक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या कहेंगे पूर्णिमा जी, कितना महत्वपूर्ण जी। जो है वो ये है कि किसी विद्यार्थी के जीवन में एक शिक्षक हो? शिक्षा का तो जिस तरह महत्व अनमोल है, उसी तरह से शिक्षक का जो स्थान है विद्यार्थी के जीवन में वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हालांकि किताबें पढ़कर लोग सीख सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से उन्हें जो सही दिशा वो बिना शिक्षक के नहीं मिल सकती। इसलिए श्लोक भी आपने सुना है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और एक कबीर का दोहा भी आपने मुझे बड़ा प्रसिद्ध दोहा है ये, दिलाया था, है ना, कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो इस तरह से शिक्षा देने वाला जो शिक्षक है उसका स्थान गुरु की तरह बहुत ही ऊंचा होता है और वो एक मिट्टी को मूर्ति का स्वरूप दे सकता है। बात। यानी किसी चीज़ को, जो बेकार सी चीज़, पड़ी हुई चीज़ को भी वो महत्वपूर्ण बना सकता है। तो इस तरह शिक्षक के मार्गदर्शन में यदि कोई विद्यार्थी पढ़ता लिखता या किसी भी चीज़ की शिक्षा लेता है तो वो वास्तव में उसका संपूर्ण विकास होगा और वो एक विनम्र, और समाज के लिए भी उसका व्यवहार अलग ही दिखेगा। शिक्षित व्यक्ति का जो व्यवहार है वो बिल्कुल परिलक्षित हो जाता है कि ये इसके पास बहुत बड़ा ज्ञान है। तो इस तरह से जब शिक्षक
साक्षात उन्हें शिक्षा देते जी। हैं तो बड़ी विनम्रता से उन्हें ये सबसे पहला यही सिखाया जाता है कि आप शिक्षा ग्रहण करो तो विनम्रता से ग्रहण करोगे, और बिना विनम्र हुए कोई भी चीज़ नहीं मिलती। क्या बात है। तो इस तरह से शिक्षक का होना पग पग पर एक छात्र के लिए, विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, देखिए ऐसे में बड़ी ये मतलब भूमिका जो है महत्वपूर्ण तो हो जाती है, जी। लेकिन प्रश्न उठता है कि इसके लिए एक आदर्श शिक्षक की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। तो क्या होते हैं आदर्श गुण किसी शिक्षक में, क्या कहेंगे आप? देखिए, आदर्श जब शिक्षक है तो आदर्श है, क्या ऐसा बात? समाज मानता है जी और अगर शिक्षक है तो उसे आदर्शता का पालन करना ही चाहिए, जी क्योंकि तभी वो किसी चीज़ को सिखा पाएगा किसी बच्चे को। जैसे हम ये मान लें कि समय का पालन सबसे मुख्य रूप से शिक्षक में होना चाहिए। जी। एक तो समय का पालन और दूसरी नैतिकता। जी। ये दो चीज़ें अगर शिक्षक में है तो ये दो गुण पर्याप्त है उसको आदर्श शिक्षक बनाने के लिए। क्या बात है। लेकिन देखिए यहाँ पर बात आती है कि विद्यार्थियों के साथ जी। शिक्षक का जो संबंध है जी। फिर वो मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत ज़्यादा। तो क्या लगता है कैसा संबंध विद्यार्थियों के साथ शिक्षक का होना चाहिए? एक तो गुरु शिष्य का संबंध तो विश्वविख्यात होता ही है जी। कि यदि सही शिष्य और सही गुरु मिल जाएं तो वो दोनों इतिहास रच लेते हैं, एक ऊंचाइयों को छू लेते हैं। जी हाँ। और उनका जो है मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन हो जाता है। जी। तो इसी तरह से यदि कुछ ज्ञान गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध होता जी। है वो इतना घनिष्ठ होता है कि वो बिना कहे भी एक दूसरे की बातों को समझने लग जाते हैं। जी। तो इस तरह से हमें जो ऐसा संबंध रखना चाहिए कि शिष्य जो है वो शिक्षक से अपनी सारी परेशानियाँ, सारी बातें, चाहे वो अच्छाई हो बुराई हो, जो भी चीज़ें जी। हैं वो शिक्षक के सामने पूरा रख दे, एक खुली किताब की तरह उसका और मन हो केवल जाए। शिक्षा से संबंधित नहीं, कोई अगर भी व्यक्तिगत हाँ, भी कोई व्यक्तिगत भी कोई परेशानी समस्या हो। है तो वो भी जी। अपने गुरु को बता सके। जी। तो इतना हमको एक खुलापन शिष्यों के साथ रखना चाहिए ताकि जीवन में तो कई कठिनाइयाँ आती जी हैं, हाँ। केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, अन्य जीवन में कहीं बाहर जाना है, कहीं कुछ परिवार में, समाज में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो उन चीज़ों को क्या है, कई बार विद्यार्थी उसको संकोचवश अपने घर में माता पिता को नहीं बता पाते, जी। भाई बहन को नहीं बता पाते, लेकिन यदि शिक्षक के सामने ऐसी बातें रखते हैं तो एक अच्छा मार्गदर्शन उन्हें मिल सकता है। बहुत बहुत सही बात आपने कही है। अब कार्यक्रम की इस मोड़ पर हम आप दोनों को दूरदर्शन परिवार जगदलपुर की ओर से, हमारे तमाम दर्शकों की ओर से राज्यपाल पुरस्कार जो आपको आपकी लगन और मेहनत के लिए मिला है अपने कार्यक्षेत्र के लिए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं, जी, शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। और सवाल आपसे करते हैं रमेश जी सबसे पहले कि किसी भी कार्य के लिए जब विभिन्न कसौटियों पर हमारे कार्यों को परखा जाता है और पुरस्कृत किया जाता है तो इस पुरस्कार के क्या मायने होते हैं? पुरस्कार अपने आप में एक बूस्ट एनर्जी का काम करता है जी जो हमको आगे चलकर अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जी और मैं ये नहीं कहता कि जिसको पुरस्कार नहीं मिला वो उसको काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक बूस्ट एनर्जी देता है जी कि हम आगे और अच्छा कार्य कर सकें और अपने जो पुराने कार्य हैं उसको हम नियमित रख जी। सकें, जिससे बच्चों को, समाज को लाभ मिल सके। ऐसा काम हमेशा करते रहें, इसलिए ये पुरस्कृत करना बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब पुरस्कार जो है वो मेहनत का फल जो फल है होता है। वो बड़ा मीठा लगता है। जी, जी। और वर्ष 2022 के लिए आपको ये सर। पुरस्कार मिला है जी। और आपने 2021 के लिए ये जी। पुरस्कार प्राप्त किया है। पूर्णिमा जी, तो आप बताइए कि इस पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद क्या नए सपने हैं, क्या बदलाव आप में हैं या क्या जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, उनके बारे में बताइए। हाँ, ये पुरस्कार मिलने के बाद जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं विपिन जी। जी। देखिए, जब तक पुरस्कार नहीं मिला था तो हम निश्चिंतता से सब काम कर रहे थे कि हमको ये पढ़ाना है, हमको इनको बच्चों को कुछ जी। नई चीज़ें सिखानी है या इन्हें हर क्षेत्र में हमें आगे लाना है, जी। चाहे विज्ञान हो, कला हो, हर चीज़ में हम उनके साथ लगे रहते थे कि ये करना ही है। लेकिन पुरस्कार मिल जाता है उसके बाद ऐसा लगता है अरे जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती लोगों हैं। की उम्मीदें बढ़ जाती हैं जी। कि इन्हें मिला है पुरस्कार, मतलब ये हमारे लिए जो कहेंगे वो सही कहेंगे। तो इसलिए क्या हमें भी बहुत कुछ सोच समझकर अपनी गतिविधियों को, अपने कार्यों को एक स्थायी रूप से उनको स्थायित्व प्रदान करना पड़ता है जी। कि हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो पूरे समाज के लिए, विद्यार्थियों के लिए है और हर वर्ग के लिए है कि जो हम करें वो एक आदर्श बने लोगों जी। के लिए, ताकि उसको देखकर बाकी विद्यार्थी भी उन चीज़ों की जो कॉपी करें उसे सीखें। जी। तो मतलब ये एक प्रेरणा जो है एक प्रेरणा उन्हें विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए मिलनी शिक्षक चाहिए। से। जी, जी, बिल्कुल। बहुत सही बात कही आपने। रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि इस पुरस्कार के अलावा अब तक की आपकी जो शिक्षकी यात्रा रही है
उसमें किन किन पड़ावों में और किस तरह की उपलब्धि, किस तरह का सम्मान आपको मिला है? बहुत सम्मान दिया समाज ने मुझे जी। और सबसे पहले 1918 में जी। 2018 में जी। मुझे रोटरी क्लब द्वारा सम्मानित किया गया था। उसके बाद मैंने 2021 में मुख्यमंत्री अलंकरण के अंतर्गत जी। शिक्षा श्री का पुरस्कार प्राप्त किया था। जी। और 2022 में ही इसी वर्ष मैंने नवाचारी गतिविधियों के लिए जी। एक ग्रुप है जो राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र प्रदान करता है, पुरस्कृत करता है, जी। वो मैंने प्राप्त किया है। और अभी आप लोग की आशीर्वाद से, आप लोग के सहयोग से मैंने राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त किया है। जी। अच्छा, ये जो नवाचारी की आपने बात कही, हम जानना चाहेंगे और सभी दर्शक भी जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि वो नवाचार क्या था। जी बिल्कुल। जिससे क्या सामाजिक बदलाव जो है जी बिल्कुल वो आया है। ये नवाचार किसी भी क्षेत्र में नई चीज़ों को करना, जी। जिसे बहुत ही छोटे स्तर से करते हुए बड़े स्तर पर ले जाना। जैसे मैंने नवाचार किया था सर कि जब कोरोना काल था, पूरी स्कूल बंद थे, उस समय बच्चे इस अध्ययन से दूर ना हो जाएं, इसलिए मैंने एक क्लासेस लगाई थी जो हम लोग झाड़ के नीचे लगाते थे, पौधे के नीचे लगाते थे, और वहाँ पर मैं 60% बच्चों को उपस्थित करा लेता था। क्या बात है। और प्रतिदिन मैंने उस क्लास को लगाया है, लगातार लगाया है। और उसमें मैं चूंकि विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ पहले, अभी तो मैंने हिंदी लिया है, लेकिन विज्ञान के कारण मैंने विज्ञान भी बच्चों को पढ़ाया खुद ने, और इंग्लिश भी लिया और हिंदी के साथ साथ सभी विषयों में रहा, और जिसके कारण बच्चे जो हैं वो मेरे से टच में रहे। बच्चे दूर नहीं हुए। इस कारण बच्चे आज भी हम मेरे से कहते हैं कि संडे को भी सर क्लास लगाइए, छुट्टी के दिन भी क्लास लगाइए, ये वो कहते हैं। ये ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी हाँ। इस पुरस्कार से ज़्यादा बड़ी उपलब्धि मेरी ये है कि बच्चों के संपर्क में हमेशा रहा। मैंने बच्चों में वो विश्वास पैदा किया है आपने। बिल्कुल। जी हाँ। बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि जब कभी भी हम निस्वार्थ भाव से और विषम परिस्थितियों में जब कोई कार्य करते हैं और कर जाते हैं बेहतर रूप में, तो वो एक कहीं ना कहीं लोगों के लिए आदर्श बन जाता है। आपसे जानना चाहेंगे पूर्णिमा जी कि ये राज्यपाल पुरस्कार के अलावा आपके खाते में, आपकी मुट्ठी में और क्या क्या पुरस्कार, अलंकरण हैं, क्या उपलब्धियां हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी और मुझे बहुत ही खुशी होती है कि हमारे देश में जो पहली शिक्षिका थी, प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी, उनके नाम से मुझे साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा सावित्रीबाई फुले सम्मान से 2018 में सम्मानित किया गया था। और इसके साथ ही अनेक संस्थाएं हैं, जैसे एक शकुंतला फाउंडेशन करके है, उन्होंने भी 2022 में मुझे राज्य स्तर का प्रज्ञ अलंकरण, शिक्षक अलंकरण से सम्मानित किया। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पुरस्कार हैं जो मुझे विभिन्न गतिविधियों में, जैसे साहित्य के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में, बहुत सारे समाज के जो समूह हैं और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है। जैसे पंडित बाबूलाल जो हैं, उनके नाम से मुझे साहित्य में सम्मान मिला, और साथ ही साहित्य गौरव का सम्मान भोपाल के द्वारा मिला है। और इसी तरह से अनेक संस्थाओं ने मुझे साहित्य के क्षेत्र में भी सम्मानित किया है। और एक मैं लिखती हूँ, एक विशेष विधा होती है जिसे हाइकू कहा जाता है, जापानी विधा जो होती है, उसमें मुझे बहुत जो साहित्य शिल्पी, शब्द शिल्पी का अवार्ड मुझे मिला है। तो ये इतने सारे जो सम्मान है और इतनी आपकी यात्रा रही है, एक शिक्षिका के रूप में भी और साथ ही एक साहित्यकार के रूप में भी। तो इस मोड़ पर जरूर हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को, आपने जो हाइकू की बात कही है और उसमें से अगर आप कुछ सुना पाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाइकू जो होता है वो 5, 7 और 5 शब्दों की जो रचना होती है, छोटी छोटी कविताएं होती हैं। जैसे माँ के ऊपर जैसे लिखा है, शब्द नहीं माँ, शब्द नहीं माँ, मंत्र है जीवन का, क्या बात है, माँ का आशीष। बहुत सुंदर। तो इस तरह से ऐसी छोटी छोटी कविताएं और पूरे भाव से भरी हुई रहती हैं। और इस तरह की बहुत सारी रचनाएं मैंने की है। प्रकृति पर ज़्यादा लिखा है मैंने। और कुछ कविताएं भी सामान्य सी भी लिखती हूँ। तो उसमें मेरी प्रेरणा जो होते हैं, मेरे विद्यार्थी भी होते हैं, प्रकृति भी होती है। क्या बात है। तो उसके लिए मैं एक कविताओं की कुछ पंक्तियाँ बच्चों के लिए भी सुनाना चाहूँगी। जरूर जरूर। तो एक तरक्की की राह के रूप में कविता मैंने लिखी है और कई जगह प्रकाशित भी हो चुकी है। जैसे बदल रहा है अब दिन, बदल रहा है अब दिन, बदल रहा है अब दिन, युग भी बदल रहा है, बदल रहा है ये समाज, देश भी बदल रहा है। बहुत सुंदर। हम चले साथ ही सब चलें,
हम चलें, साथ ही सब चलें, जी। चलो पहले पग हम बढ़ाएं, बहुत सुंदर। चलो पहले पग हम बढ़ाएं, सबके दिलों में प्रेम बढ़ाएं। इसी तरह से न केवल गांव के लिए, जी। न केवल गांव के लिए, न केवल राज्य के लिए, जीवन मेरा मरण मेरा होगा मेरे देश के लिए। बहुत सुंदर। इसमें लगता है रुके नहीं हम थके नहीं, रुके नहीं हम थके नहीं, बनाए नित्य नवीन चाह, क्या बात है। नित्य नवीन अन्वेषण हो, बनाए हम तरक्की की राह। और अंतिम बंद सुनिएगा। जी। वसुंधरा से अंतरिक्ष तक, पृथ्वी से जी। आकाश आकाश तक। वसुंधरा से अंतरिक्ष तक आवागमन सहज हो जाए, विश्व में नव कीर्तिमान हो, विश्व में नव कीर्तिमान हो, देश की ताकत हम बढ़ाएं। क्या बात है। निश्चित रूप से इसका एक एक शब्द जो है जी। वो विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। जी। जी। तो यही कहा कि जब एक शिक्षक साहित्यकार होता है तो वो कुछ ऐसा रच जाता है जिससे विद्यार्थी वर्ग को भी बहुत लाभ मिलता है। रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि किस तरह की चुनौतियाँ शिक्षकीय कार्य में आती हैं और एक शिक्षक होने के नाते उन चुनौतियों का सामना खुद भी करना और बच्चों को भी वो ताकत देना, ये कैसे करते हैं आप? चुनौतियाँ तो हर क्षेत्र में हैं जी। तो उसी तरह से शिक्षकीय पेशे में भी चुनौतियाँ तो आती रहती हैं जी। लेकिन उन चुनौतियों से घबराना नहीं, डरना नहीं, ये हम बच्चों को शिक्षित करते हैं। और इसके लिए एक आजकल शासन के द्वारा जो प्रार्थना में जी। हम होंगे कामयाब और इतनी शक्ति हमें देना दाता, जी। ये दो जो प्रेरणास्पद जी। प्रार्थनाएं हम करते हैं जी। वो बच्चों को बहुत हद तक मोटिवेट करती हैं कि हम किसी प्रकार की चुनौतियों से घबराएं नहीं। क्या बात है। जी। तो कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ पर बात ये आती है कि गीत हो, साहित्य हो, कोई कहावत हो, कोई नारा हो, कोई दोहा हो, सब में शिक्षा छिपी हुई है। तो शिक्षा, जैसे आप लोगों ने कहा कि शिक्षा जीवन का आधार है, ये साबित होती है बात। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जब पुरस्कार मिलता है और प्रमाण पत्र मिलता है और दुनिया देखती है, लेकिन इसके साथ ही कई बार सम्मान राशि भी मिलती है। और उस समय जैसे एक बाल मन होता है हमारा, तो कई सपने होते हैं कि इस राशि से हम ये अमुक जो है उद्देश्य पूरा करेंगे। तो क्या ऐसे कोई सपने थे आपके? क्या किया आपने उस सम्मान राशि का? किस तरह का विनियोग समाज के लिए, राज्य के लिए? पूछ लिया तो मैं बता रही हूँ विपिन जी। हालांकि मुझे बच्चों से बहुत लगाव रहता है और खासकर ऐसे बच्चे जो आगे आने में थोड़ा संकोच करते हैं और थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे जो निःशक्त होते हैं, तो उनसे मैं समय समय पर उन्हें सहयोग करती रहती हूँ। पर जब मुझे सम्मान राशि मिली तो मुझे लगा कि मेरे साथ साथ मेरे विद्यार्थी भी खुश हों, तो मैंने अपनी सम्मान राशि कुछ विकलांग बच्चों को समर्पित कर दी। क्या बात है। अच्छा, कितनी थी ये सम्मान राशि? ये सम्मान राशि 25,000 की थी। और अपनी पूरी राशि मैंने उन जो विशेष योग्यता वाले बच्चे होते हैं उनको समर्पित कर दिया। क्या बात है। देखिए, यहाँ आकर के ये कहते हैं ना कि शिक्षक जो है वो अपने हर कार्य से स्वयं एक उदाहरण बन जाता है। जैसे आपने कहा कि पुरस्कार मिलने के बाद जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ। अच्छा, शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष हम 5 सितंबर को मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में, उनके जन्म दिवस पर। तो क्या लगता है शिक्षक दिवस मनाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे। शिक्षक दिवस का उद्देश्य मुख्य रूप से ये है कि समाज हमें शिक्षक, हम इतने दिनों से हैं, हम शिक्षित कर रहे हैं बच्चों को, हम अपना तन मन धन दे रहे हैं, तो वो समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करना। अच्छा। समाज हमारे प्रति एक आभार व्यक्त करता है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपना जन्म दिवस इस शिक्षकों को समर्पित किया, क्योंकि वो जानते हैं कि शिक्षक वो है जो एक अहिल्या को औरत बना सकता है, एक पत्थर को में जान डाल सकता है। क्या बात। एक मिट्टी को वो गढ़कर एक अच्छी मूर्ति बना सकता है, एक चट्टान को वो तोड़कर एक भगवान की मूर्ति बना सकता है। तो उसको समर्पित करना, ये शिक्षक दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है। जी। अच्छा, बदलते दौर में हम ये देखते हैं कि शिक्षा का थोड़ा व्यावसायीकरण हुआ है। तो हम ये कहते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए विद्यार्थियों के लिए, देखिए शिक्षा का व्यावसायीकरण नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे पूर्णिमा जी? बिल्कुल सही कहा आपने। शिक्षा का व्यावसायीकरण बिल्कुल भी मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसे हम बांटते जाते हैं तो वो बढ़ती जाती है। लेकिन क्या है, एक आजीविका का साधन भी है कि लोग इतने पढ़े लिखे हैं तो कम से कम आजीविका हेतु उन्हें उसका मानदेय तो मिलना ही चाहिए। लेकिन इसका व्यवसायीकरण थोड़ा सा मुझे उचित नहीं लगता कि जो बच्चे
शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं विद्यालयों में, उन्हें तो अभी जो नई शिक्षा नीति के तहत हर चीज़ निःशुल्क देने का प्रावधान है। तो उस ऐसे दौर में जब शिक्षा निःशुल्क हो रही है तो उसका व्यावसायीकरण बिल्कुल भी उचित नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। कहीं ना कहीं एक स्वार्थ आ जाता है, समर्पण दूर हो जाता है। तो हम जिस शिक्षा के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप ये सीखें और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करें, तो उसमें आप अपनी शिक्षा जो दे रहे हैं उसके बदले में कुछ लेंगे तो वो थोड़ा सा ये हो जाता है। बट आजकल लोग कर ही रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा भी ज़रूरी हो जाता है जिसमें तकनीकी ज्ञान के लिए उन्हें कुछ देना भी पड़ता है। तो ऐसे जगहों में थोड़ा बहुत चलता है, बट ये व्यावसायीकरण जो सब कुछ मर्यादा के दायरे में हो तो उचित है। अच्छा, राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा जो है वो तो नींव है। बस्तर जैसे क्षेत्र में जहाँ पर ग्रामीण जो है समुदाय वो निवास करता है, तो ग्रामीण बच्चों की क्या विशेषताएं होती हैं और क्या लगता है रमेश जी, उनके लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि बस्तर विकास करे? बहुत ज़रूरी है शिक्षा से ही, क्योंकि उनके पालक जो होते हैं, माता पिता, वो शिक्षित नहीं होते। तो ये ज़रूरी है कि आज की जो पीढ़ी है उसे हम अच्छे शिक्षित करें, शिक्षा करें, और वो जब शिक्षित होंगे तब वो आने वाली पीढ़ी को शिक्षित कर पाएंगे और वो कहीं ना कहीं अपने पिता के, अपने माता के की सहायता कर सकेंगे, उनको एक अच्छे ऊंचे स्तर पर ले जा सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक अच्छी और सुलभ शिक्षा उनको प्रदान करें। तो बात चाहे शहरी बच्चों की हो, ग्रामीण बच्चों की, तो क्षेत्र का विकास। जी, मैं एक छोटी सी बात कहूँगी। जरूर बोलिए। मैंने लगभग 10-12 साल एक अंदरूनी क्षेत्र में बस्तर के किलेपाल, बास्तानार, दरभा जैसे क्षेत्रों में मैंने वहाँ के ग्रामीण बच्चों को अध्यापन का कार्य किया है। और विज्ञान जैसा विषय, रसायन जो होता है, तो ये बहुत ही कठिन है बच्चों के लिए। तो लेकिन जब उन्हें हमने पढ़ाया तो इतनी उत्सुकता होती है उन बच्चों में कि वो हर नई चीज़ को सीखना चाहते हैं। भले वो हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाते, है ना, अंग्रेजी नहीं बोल पाते, लेकिन कोई भी हो, बोली कोई भी हो, लेकिन बच्चों का जो उत्सुक मन होता है, तो मन की उत्सुकता तो सब जगह समान होती है। तो इस समय मेरा एक छोटा सा प्रयोग था विपिन जी कि मैंने सबसे पहले तो उनसे एक आत्मीयता बढ़ाई, और वो कब बढ़ती है जब आप उनकी भाषा में बोलोगे। क्या बात। तो मैंने उनके साथ उनकी भाषा में, हल्बी में बातें की, तो उन्हें लगा कि ये मैडम तो बहुत ही अपनी लगती हैं। तो उसके बाद से फिर वो अपनी समस्याएं मुझसे बताने लगे कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो मैंने जब प्रारंभ में देखा कि बच्चे शिक्षकों से कोसों दूर रहते हैं, दूर बिल्कुल डर के रहना, ये सब। तो मैंने उनके साथ जो पढ़ाने का अभ्यास कराया उन्हें, उनकी भाषा में बात की, तब फिर वो बच्चे सहज हुए और बहुत ही अच्छे स्थानों पे आज वहाँ के बच्चे पहुँच चुके हैं। हम तो ये कह सकते हैं कि बस्तर की हर बोली, चाहे वो गोंडी हो, भतरी हो, हल्बी हो, ये सभी इतनी मीठी है और इतना अपनापन है। इसके माध्यम से तो शिक्षा जो है और शिक्षक वो दोनों ही अपना जो है उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। तो जैसा इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा उद्देश्य यही था कि आप दोनों को मेहमान के रूप में बुला करके अपने सभी दर्शकों को उस आदर्श से हम मिलवाएं जिन्होंने लगन से, मेहनत से वो मुकाम पाया है जहां हर ओर आज उन्हें सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। आप सब भी अपने क्षेत्र में ऐसा ही कुछ कीजिए कि आप सभी सम्मान के पात्र हों। इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।